सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोल्स कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट की सबसे बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, क्या मतलब है बेहतरीन पार्ट? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जब भी हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मोल्स के बारे में बात करते हैं, एटम्स की बात ही नहीं करते हैं। तो वहां पे ना कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम थोड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे, बहुत ही स्क्रैच पार्ट से लेकर चलेंगे। ठीक है ना, सो दैट कि आगे जो है आने वाले टाइम में जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ आयंस की बात करें, तो ये सारे कैलकुलेशन करने में हमें कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है ना, इसलिए मैं जो है एटम से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपकी ये लेक्चर जो है वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, ये लेक्चर वेस्ट नहीं होगा, काम की चीजें है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो है जस्ट स्टार्टिंग किया था और पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि हम लोग कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एटम्स की बात करेंगे। सो एटम के बारे में आप क्या जानते हो? मैं आपको डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, मैं आपको डिफिनेशन बोल दूंगा केवल। अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप से। तो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखते हैं, 2 या 3 दिनों में मैं अपलोड करता हूँ एक पीडीएफ पूरा। ठीक है ना, उसमें मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा। ठीक है, आप डेफिनेशन कैसे भी फाइंड कर सकते हो। मेरा पर्पस केवल और केवल आपको समझाने का है, आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने के लिए नहीं बताना। ठीक है, तो एटम क्या है? ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है ना, हम लोग कल के डिस्कशन में हम लोग यूनिवर्स से लेकर स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात किया था। ठीक है, आज उसका रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो क्या है एटम? क्या है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एलिमेंट्स का होता है, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट करता है। फ्रीली एग्जिस्ट करता है कुछ मेटल्स के और इनर्ट गैस के, और फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्स के। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर एटम हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में है तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, एटम को क्या कहते हैं? कलेक्शन। अगर हमारे पास एक से ज्यादा एटम है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो क्या है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, ये अपने एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में। ये फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि फ्रीली जो है हमारे पास एक इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस के पार्टिकल्स हमारे पास आई मीन एटम जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, जैसे मुझे याद है, अगर आपको भी याद है तो बहुत ही बेहतरीन, नहीं याद है तो आप याद कर लो। ठीक है ना, और हमारे पास क्वार्ट्ज हो गए, सिल्वर हो गया, जो कि बहुत ही मोस्टली जो होता है अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स जो क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, ये एकदम फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले एटम्स हैं। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स जो है, इनके जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड फॉर्म में मैं बात करूं तो हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, O2 के फॉर्म में। सिमिलरली हमारे पास नाइट्रोजन एवरीवन। नाइट्रोजन क्या है? अगेन ये भी हमारे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में। ठीक है ना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स एटम से हम बात करते हैं। आई होप कि आप समझ गए हो कि एटम क्या है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका है? एलिमेंट्स का। और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक फ्रीली और एक कंबाइंड, कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करता है तो इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स जब दो एटम, दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद हम लोग उसके मास की भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं अभी यहां नहीं डिस्कशन कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम जब डिफरेंट डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं एटम्स के पार्ट्स के बारे में। तो एटम जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होता है, एक हमारे पास एटम का ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है ना, और एक हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है ना, आई होप कि आप सब जानते हो, है ना। ये सब जो है डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं क्लास 9th में, और बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका होता है ना। ये क्या होता है? एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक हमारे पास होता है
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। ओके एवरीवन, ये हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया और ये हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट हो गया। न्यूक्लियर पार्ट कौन सा, जिस पार्ट में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के छोड़कर बाकी सारे चीज जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं। इसमें मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियर पार्ट में, ठीक है ना। इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं ना, ठीक है। ये इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें कि हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और हम इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स के बारे में अगर कहा जाए तो ये है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, सिंपल है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इट शुड बी न्यूट्रॉन, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे, उसको हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। सही है, क्या हो रहा है, अरे रुको भैया, आगे बढ़े। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स का हो गया। अगर आप एटम्स के बारे में समझ चुके हो, मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ चुके हो, तो मैं बता दूं, क्या बता दूं, एटम जो होता है दो पार्ट से मिलकर, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। इसी को हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, वो उसमें जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन्स क्या है, ये इसके पास जीरो चार्ज है, यानी कि ये न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, ओवरऑल कह सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। बस ये सिर्फ बेसिक बेसिक वी हैव, हम लोग जो है ऑलरेडी जानते हैं। अब हम बात करते हैं, एटम्स की बात कर ली, तो अब हम इसके मास की बात करते हैं, ठीक है ना। जनरली मास जो है एटम्स की जो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं, ये भी डिफाइन करेंगे, अभी अभी नहीं, ठीक है। सो इसके हम बात करते हैं कि मास ऑफ एटम्स की। अगर मैं बात करूं मास ऑफ एटम की, तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हम ये टोटल कह सकते हैं। जनरली जो हमारे पास होता है, जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही लोएस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हम एटम की मास की बात कर रहे होते हैं। ये आपको बता दूं तो 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मास ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करूं तो, लगभग लगभग इतने के बराबर होता है। क्योंकि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कल ही बताया था, कल की वीडियो में हमने बताया था, ठीक है ना, मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था। मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इनमें से बड़ा कौन है, ठीक है ना, क्लियरली देख सकते हो बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलमोस्ट जो होता है वो ये वाला के बराबर। ये वाला आप रिलेशन फाइंड कर लोगे ये वाला से, है ना, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट करते हैं और हम आ जाते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या देता है, मास ऑफ एटम, ठीक है ना, ये क्या देता है, मास ऑफ एटम। तो ये आज के बाद हम याद रखेंगे कि अगर हम मास ऑफ एटम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, अगर मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो, तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह लो, है ना, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, ठीक है। तो इसको हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ एटम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन या मास ऑफ न्यूक्लियस, दोनों कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो मैं इसको, अरे ये डुप्लीकेट केवल यही हुआ, चलो छोड़ो, इसको मैं आपको इस एक और फॉर्म में लिख के दिखाता हूं कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मास ऑफ, अच्छा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस,
इससे बढ़िया तो मैं लिख ही लेता इतना देर में, है ना। चलो कोई नहीं। तो ये हमारे पास हो गए। इसको और भी बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक और तरीका है मास ऑफ एटम लिखने का। मास ऑफ एटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन का मास, ठीक है ना, प्लस ए माइनस जेड, मैं बताऊंगा ए और जेड क्या है, ठीक है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब ए क्या है और जेड क्या है? ए जो है मास नंबर है, मास नंबर, ए को हम लोग मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? अगर नया टर्म आया तो बताना तो पड़ेगा। एटॉमिक नंबर जो होता है बस कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, प्रोटॉन्स इन एटम कह लो, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और अगर मास नंबर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह लो, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से मास नंबर को, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। क्लियर एवरीवन? मतलब मुझे लगता है कि इजी था, है ना। चलो, इसको अगर आप अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कर दूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स का। जनरली हम एजम्पशन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जेड एम पी कर दूं, जेड मल्टीप्लाइड बाई एम पी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई, इसको एम पी कर देता हूं, तो ये हो जाएगा जेड मल्टीप्लाइड बाई एम पी, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई एम पी। सो ये जेड एम पी और ये जेड एम पी कट जाएगा, बच जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन्स। जो मास नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किसी एक प्रोटॉन्स की मास के, तो हमें क्या दे देगा? वो एटॉमिक मास दे देगा, टोटल मास ऑफ एटम दे देगा, ठीक है ना। सिंपल था। चलो, तो हमने ये चीजें बातें की है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीजें बात की है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन पार्ट, जैसे कि मास नंबर। मास नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जनरली हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं मास नंबर को। वन पार्ट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है? पहला पार्ट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, थोड़ा जूम करके लिखता हूं क्योंकि, ठीक है ना। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। बस ये रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं ना आर ए एम से डिनोट कर देता हूँ, राम, ठीक है ना। याद रखने में कोई तकलीफ हो तो कुछ नहीं दिक्कत है, बस ऐसे ही याद कर लो, है ना। शॉर्टकट में आर ए एम लिख रहा हूं ताकि लंबा ना लिखना पड़े। देखो कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो आर ए एम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट, डिवाइडेड बाय क्या होगा? सॉरी, डिवाइडेड बाय वन बाय ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है कि C12 आइसोटोप का मास जो होता है 12 AMU के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मास, ये जो है बेसिक डेफिनेशन है, पहले आप ये डेफिनेशन कंप्लीटली देख लो, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, उसका रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू किसके? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है ना। बस ये एक नंबर होता है जिसकी वजह से इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। यह याद रखने वाली बात है कि इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। बहुत दिक्कत होता है ऐसे लिखने में, राइटिंग भी बहुत जल्दी बैठती है, पर कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना, है ना। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटीज। और क्या है? ये यूनिट लेस क्वांटिटीज है, हाँ बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं कि ये क्या है, ठीक है ना। मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय
अगर मैं 12th की बात करूं, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ C12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स के एक एटम का मास और C12 के एक एटम का मास, ठीक है ना, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नॉट बराबर नहीं हो जाएगा, उसी का रेशियो हमें जस्ट निकालना है। तो ये कितने हो जाता है, ठीक है ना, ये 1 mu हो जाता है। और मास ऑफ कोई भी एटम, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैं ऑक्सीजन की निकालना चाहता हूं, ऑक्सीजन एटम की, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हम एटॉमिक मास जानते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है ना, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें है ये हमें थोड़ा सा याद होनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ के एटम्स के एलिमेंट्स के कुछ कुछ एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का होता है 16 mu, ठीक है ना, 16 mu एटॉमिक मास होता है एक एटम के, डिवाइडेड बाई हमारे पास 1/12 ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 12 mu, हमने बताया था ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो एक एटम C12 के आइसोटोप का मास कितना होता है, 12 mu। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 mu डिवाइडेड बाई mu, क्योंकि 1/12 से 12 कट जाएगा और आपको एक क्लियर सा प्यारा सा नंबर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो इसमें कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी सही है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इसको छोड़ दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ही सही, काम चला लो। अच्छा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बस हमने सेम ही चीज तो लिखी है ना, बस एक न्यूक्लियॉन्स का मास, उसमें 12 हमारे पास हो जाएंगे। ओके, चलो अब वापस आते हैं। 16 हमारे पास एक क्या हो गया, 16 रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का। इसी तरीके से अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास आप बता दो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम की, हीलियम एटम की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हीलियम एटम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, हीलियम के होते हैं 4 mu डिवाइडेड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12 mu, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट तो हमेशा 1 mu, हाँ 1 mu ही है, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये वाला पार्ट लिखा है ताकि आप जो है यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर पाओ। पर अगर नहीं समझ आ रहे हो तो यही वाले पार्ट से कंप्लीट कर लो। तो ये 4 mu डिवाइडेड बाई 1 mu, ठीक है ना, सॉरी 1 mu, तो ये आ जाएगा 4। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इन सब के पास कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने कहा था ये यूनिट लेस होता है। बस यही है रिलेटिव एटॉमिक मास, हाँ बिल्कुल, बस यही है रिलेटिव एटॉमिक मास। हो गया काम, हाँ बिल्कुल हो गया। और भी कुछ एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास आप निकालो नाइट्रोजन का, सॉरी, ठीक है ना, और नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की मैं रिलेटिव एटॉमिक की बात करूं तो इसका बात इसके होते हैं एटॉमिक मास 14 mu डिवाइडेड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12। बार बार मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको डिफिनेशन याद हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। वन एटम किसी भी एलिमेंट का जिसका हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसको ऊपर रखना है, उसके एक एटम का मास ऊपर रखना है, नीचे में लिखना है 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12 mu, बस सिंपल, ठीक है ना। तो वहां से आपको मिलेगा mu डिवाइडेड बाई mu, सो mu कैंसिल और ये एक प्यारा सा नंबर मिल जाता है। तो बस यही है, हाँ बिल्कुल यही है, इसके लिए हम लोग इतना टेंशन लेते हैं, हाँ बिल्कुल। इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आज भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं है। पर ये देखो कितना इजी है ना, इजी नहीं है, इजी बनाया गया है। अरे नहीं नहीं, इजी है ना, हमने इसमें कुछ भी जादू नहीं किया, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस इसमें डरते रहते हैं इसलिए स्टूडेंट गलती कर देते हैं। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, डर लगे तो, है ना। तो दूसरा हमारा क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ, क्या आना चाहिए, अरे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम का मास ही एटॉमिक मास होना चाहिए। हाँ सिंपल, मुझे तो यही लग रहा है कि वन एटम, मास ऑफ वन एटम लिखना चाहिए, है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट्स। अरे बहुत छोटा डिफिनेशन हमने दिया है। हाँ, अब यही है तो है, रियलिटी जो है वही बता रहा हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट्स।
नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो बहुत बड़ा डेफिनेशन देखा हूं बुक में। हाँ, ऑफ कोर्स होगी, है ना। बस उसका रियल मीनिंग आप डिफाइन करके निकालोगे तो यही मतलब होता है कि एक एटम किसी भी एलिमेंट्स का मास जो होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो बुक वाला लंबा लिखा है वो गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है वो। उसका मतलब हमें शॉर्ट में लिखा है, मैंने बस शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। फिर ठीक है, चलो। और इसके बारे में खासियत की बात बताऊं तो इसका जो मास होता है, ये जो एटॉमिक मास होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? इसके साथ जो यूनिट लिखेंगे वो एएमयू लिखेंगे। अब ये एएमयू क्या है? एएमयू भी सोचने वाली चीज है। अरे बताता हूं, बस वेट करो थोड़ा सा, है ना। एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखूं मैं? इट इज, ठीक है ना, एक सेकेंड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है ना। कभी कभी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लेना, ठीक है ना। एक्सप्रेस इन क्या? एएमयू। जैसे हम मास को ग्राम में या केजी में रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से एटॉमिक मास को हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा होता है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एएमयू। एएमयू का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस चीज का? अब कुछ भी लिख रहे हो? अरे नहीं भैया, हर चीज का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। अब खुश हो? बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल खुश है। चलो, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में आप वही ले लो। फिर से हमारे पास ऑक्सीजन सबसे प्यारा एलिमेंट हमारे पास होता है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम कब का निकल लिए होते, है ना। हम सब जिंदा हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास क्या होता है? इसका मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो 16 एएमयू होता है। अच्छा, एएमयू नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है ना। एटॉमिक मास किसका है? ऑक्सीजन एलिमेंट का। अच्छा, मैं 16 लेके काम चला लूं तो? अरे भैया, ये भी मास होगा, लेकिन ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी अभी तो बताया। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे भैया, भूल गए इतना जल्दी। ये देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमने देखो अभी निकाला 16 केवल। ओ, तो इसका मतलब मुझे यूनिट भी लिखना होगा। बिल्कुल, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भी बताऊंगा, एक और भी बताऊंगा, अभी एक और वर्ड बाकी है। तो यूनिट उसके साथ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में उतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, हम तो जनरली नहीं लिखते हैं। तो जनरली नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। फिजिक्स में आप नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमें केजी, कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से बनाया ही जाता है कि अगर डेंसिटी केजी केजी पर मीटर क्यूब पूछा है और आपने दे दिया ग्राम पर एमएल में, ठीक है ना। केजी पर लीटर में दे दिया, ग्राम पर एमएल में दे दिया, तो यहां से गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, अब किसी को अगर वॉल्यूम में दिक्कत है तो दिक्कत है ना। मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 एमएल होता है। तो देखो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमने दो चीजें की बात की, एक एटॉमिक मास की, एक रिलेटिव एटॉमिक मास की। और एक एग्जांपल दो, मन नहीं भरा एक एग्जांपल से, ठीक है, ये ले लो। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की एटॉमिक मास कितनी होती है? तो ये होता है 14 एएमयू, ठीक है। और क्या होता है? और अगर एक दो और एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास लिख देता हूं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब लिथियम हो गया, आपको मतलब थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए। जैसे कार्बन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की पहले बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इसके क्या हो जाएंगे? इसका एटॉमिक मास 1 एएमयू होता है, ठीक है ना, 1 एएमयू। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? 4 एम, अरे भैया रुको जरा, सबर करो, है ना, 4 एएमयू। अरे यार, 4 एएमयू, ठीक है। और क्या होता है? लिथियम का 7 होता है एएमयू में। एटॉमिक मास की बात करूं तो मास नंबर जस्ट आप ऐसे ही नंबर लिखोगे केवल, ठीक है। कार्बन का क्या होता है? कार्बन का 12 एएमयू होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? अच्छा, ये आपने याद की है? हाँ, मैंने बिल्कुल याद की है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको इतना याद नहीं है तो पहले याद करो, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन का 18 नहीं होता है, 19 होता है शायद। शायद क्या, बिल्कुल सही बात है, 19 नहीं होता है ना। अच्छा, ज्यादा जान रहे हो? अरे नहीं, ज्यादा नहीं, जो जानकारी है वही बता रहा हूं। अच्छा, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। कोई बात नहीं,
गड़बड़ लग रहा है तो बाद में देख लेना, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा शायद कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना। आप एक बार देख लेना, है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के बाद नियोन आता है, उसके बाद सॉरी नियोन, उसके बाद सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोडियम हो गया उसका 23 AMU हो जाता है। फिर क्या है, मैग्नीशियम भी देख लो, मैग्नीशियम के पास 24 AMU होता है। और क्या है, अलोनियम है, ये भी यूज हो जाता है, तो इसका 27 AMU। तो आप इसके थोड़े मोड़े याद रखोगे कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम तक हमने बात कर ली। फिर हमारे पास फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस का 31 AMU होता है। और क्या हो जाएगा, सल्फर हमारे पास 32 होता है। और क्या हो जाएगा, क्लोरीन हमारे पास 35.5 AMU होता है। अच्छा, ये डेसिमल में क्यों लिखा, आगे बात करेंगे, अभी एक ही टाइम पे सारे चीज नहीं सीख सकते, है ना। चलो, ओके, बहुत अच्छी बात है कि एक ही टाइम पे आप सब कुछ नहीं बता रहे, वरना दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ओके, चलो, पोटेशियम की मैं बात करूं तो इसका 39 AMU होता है। और मैं कैल्शियम, बस इतना ही तक बताता हूं, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। एक दो और बता दो, अरे नहीं, इतना से काम चला लो, बाद में आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इतना ही याद रखो। ओके, तो हमने एटॉमिक मास की भी बात कर ली, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो क्या है, अच्छा एक पेज और ऐड कर लेते हैं। और आगे बढ़े तो हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मास, ये वाला बढ़िया है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, एक हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा ग्राम एटॉमिक मास, एक और हमारे पास एटॉमिक मास। कितने टाइप बनेंगे, नहीं नहीं, यही तीन है, बस इतना लास्ट है ना। ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या है, जब हम एटॉमिक मास को सिंपली अगर बुक की भाषा में कहूं तो ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या मतलब है, सीधा सीधी एकदम एक ही लाइन में कह दिया। अरे भैया, एक ही लाइन का आंसर है तो एक ही लाइन कहूंगा। ये क्या है, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है ना। मैं ग्राम पूरा लिख देता हूं वरना भूल जाओगे। एटॉमिक मास को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं AMU में लिख देता हूं, ठीक है ना। ये क्या है, AMU में, ठीक है, उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत अच्छा, सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक GAM लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें शॉर्टकट में लिख देता हूं, इसका इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं शॉर्टकट, ताकि आप जो है, ठीक है ना, ताकि आप जो है ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट में लिख रहा हूं GAM, है ना। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वो क्या है, इनिशियली हमारे पास क्या होता है, 16 AMU एटॉमिक मास होता है। अगर मैं 16 ग्राम लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। अरे भाई, आपने AMU से सीधे ग्राम में कैसे कर दिया, बस डेफिनेशन का हेल्प लिया और कह दिया कि अगर हमारे पास ये 16 AMU की जगह 16 ग्राम है तो ये ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है। हाँ ठीक है, मन एक्सेप्ट तो कर रहा है पर डर लग रहा है अभी भी कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो चलो एक और डेफिनेशन की मैं बात कर देता हूँ, एक और डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एक और डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और ये क्या बात कर दी, 1 मोल ऑफ एटम, रुको जरा, पहले अभी मैं थोड़ा सा लिख लूं, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। ये कुछ नया टर्म लिखे हो और इसके बारे में आप पहले बड़े बढ़िया से बताओगे, फिर हम समझेंगे। हाँ, मेरा भी यही इरादा है कि पहले मैं आपको बढ़िया से समझाऊं, उसके बाद मैं बताऊं। कैलकुलेशन करके अगर बता दो तो आप जो है, थोड़ा सा अगर मोल्स के बारे में आप जानकारी रखते हो या कहीं से भी देखे हो तो मोल्स के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ पे करें तो एक नया पेज में बढ़िया सा लगेगा, है ना, बढ़िया सा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बहुत सारा हमारे पास स्पेस है, ठीक है ना। तो
एटॉमिक मास में बात करूं, एटॉमिक मास की मैं बात करूं, एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, 16 एमयू होता है। किसका? ऑफ ऑक्सीजन लिखना भूल गया मैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एमयू होता है। इसी को अगर हम बात कर ले, एक मोल एटम, एक मोल एटम का मतलब क्या है, उसमें जो है Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। अब ये नया क्या बोला है, इन्हें क्या बोला है, इन्हें क्या बोला है भाई, मतलब क्या, मतलब कुछ भी कर रहे हो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है जो ये डिफाइन नहीं है, और मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, सब कुछ डिफाइन है केमिस्ट्री में। ये होता है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। ये हो सकता है एटम, हो सकता है पार्टिकल्स, होता है कुछ भी हो सकता है। अगर मैं Na की बात कर रहा हूं, Na की मैं बात कर रहा हूं, तो वो इतने नंबर से होता है, बस सिंपल। और ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास किसी भी चीज में है तो उसी को मोल कहा जाता है। ये जब डिफाइन करूंगा मोल, वहां पे बताऊंगा, अभी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इतना आप याद रखो कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी के भी चीज हमारे पास है, जैसे अगर इतना नंबर ऑफ एटम हमारे किसी भी एलिमेंट्स का है, तो हम कहेंगे कि उसके पास एक मोल है। बस आप इतना याद रखोगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि एक मोल एटम, तो एक एटम का मास इतना है, तो क्या हम कह सकते हैं, Na मोल्स, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास निकालने के लिए हम Na मल्टीप्लाइड बाय 16 mu कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं कह दूं, अच्छा ये बराबर नहीं कर सकते, ये बराबर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं और लिख रहा हूं कि, अरे भैया रुको, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, उसका मास निकालने के लिए हम क्या कर दिए, एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दिए। एक एटम का मास 16 mu, तो एक मोल एटम का मास इतना। अब कोई दिक्कत नहीं है। एएमयू को जो है, एएमयू जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 एएमयू जो होता है वो होता है ग्राम पर Na। अरे भाई ये रिलेशन कैसे लाया, ये रिलेशन कैसे लाया, आप थोड़ा सा याद रख लो। जब हम ग्राम एटॉमिक मास 1 एएमयू को डिफाइन करूंगा इसके जस्ट बाद, तो आपको दिखा दूंगा कि कैसे है। बस आप थोड़ा सा 1 मिनट का इंतजार करो मेरे लिए, है ना। तो ये हो जाएगा Na, अरे अब तो बहुत सिंपल लग रहा है, हाँ सिंपल तो बिल्कुल लग रहा है। Na मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो 16 ग्राम आ गया। ओ भाई, तो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की मैं बात करूं तो उसका मास कितना है, 16 ग्राम। ओ तो यही हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास तो था। देखो अब बिल्कुल कहां पे चला गया, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, और यही हमारे पास आ रहा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम भी लिख देना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप ग्राम एटॉमिक मास कह लो, या एक मोल एटम, एक मोल दैट एलिमेंट्स का जो है आप मास कह लो, दोनों क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक प्यारा सा लैंग्वेज लिखता हूं, ठीक है। एक प्यारा सा लैंग्वेज क्या लिखता हूं, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, प्यारा सा एकदम है। ओ तो क्या समझ में आया आपको, मैं 3 वर्ड सिखाया हूं, 3 वर्ड। एक मैंने सिखाया आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, एक मैं बताया आपको एटॉमिक मास, ठीक है, और तीसरा मैं बताया ग्राम एटॉमिक मास। तीनों डिफरेंशिएट करने का, कहने का मतलब क्या है, तो मैं अगर ऑक्सीजन एटम के लिए लिखूं, ऑक्सीजन एटम बार बार देख रहे आ रहे हैं तो इसको ही इजिली मैं लिख देता हूं। ऑक्सीजन एटम के लिए हमारे पास, अगर मैं बात कह दूं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16। अगर मैं बात कर दूं एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16 एएमयू। और यदि मैं बात कर दूं ग्राम एटॉमिक मास की, तो ये हो जाएगा कुछ 16 ग्राम। क्लियर है। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपको मुबारक हो, आपने एटम्स वाले पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है ना। तो हमने ये चीजें बातें की है, बहुत ही ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। हमने क्या क्या बातें की है, मैं उसको समराइज करता हूं। आज के लेक्चर में हमने बात की एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है और फ्रीली नहीं एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लिया था, जो कि बहुत ही कॉमन है और आप सब जानते हो। ऑक्सीजन से फेमिलियर हो, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं ऑक्सीजन को तो बिल्कुल नहीं जानता हूं, तो मैं कह दूं भैया आप जो सांस लेते हो वो केवल ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। इसके अंदर एयर जाती है लेकिन हमारा यूजफुल केवल केवल ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो यूजफुल होके बाहर में रिटर्न होके बहुत सारी चीजें वापस आ जाती है साथ में, ठीक है।
और उसके बाद हमने बात की एटम दो पार्ट मिलकर बना होता है, एक जो होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसी तरीके से हमने बात की न्यूक्लियॉन्स की, न्यूक्लियस की, फिर हमने बात की मास ऑफ एटम की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर हमने डिवीजन किया मास नंबर को तीन पार्ट में, ठीक है ना, इसके तीन पार्ट बने। पहला हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा हमारे पास एटॉमिक मास और तीसरा हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। तीनों को रिप्रेजेंट कर पहचानने का तरीका एकदम डिफरेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा, जस्ट एक नंबर होगा। एटॉमिक मास के साथ हमारे पास एएमयू अटैच होगा। अगर एएमयू में अगर कोई मास लिखा हुआ है जैसे कि 2 एमयू, 4 एमयू, 10 एमयू, तो हम कहेंगे कि वो एटॉमिक मास है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो एक पार्टिकुलर एटम का भी हो। 1.5 एमयू अगर मैं कह दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 एटम का मास। इन जनरली आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मान के चल सकते हो, है ना, ठीक है।